टॉपिक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ CBSE 2025-26। ये इस साल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। CBSE ने कहा है कि अगर हम सबसे हार्डेस्ट लेवल भी सेट करेंगे तो वो इसके हिसाब से करेंगे, तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा आम सैम्पल पेपर की तुलना में। पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन क्या चीज़ होती है? ये कॉमन नेम दे रखा है। कीटोन माने C डबल बॉन्ड, इथाइल माने एक तरफ होगा C2H5 और मिथाइल माने एक तरफ होगा CH3। अगर इसको देखें तो इसका मतलब है ये रहा इथाइल मिथाइल और ये रहा कीटोन। ऐसे हमको इसका नाम पढ़ना। सबसे अच्छा जो मुझे इथाइल मिथाइल कीटोन के लिए लगता है वो ये ओजोनोलिसिस। कैसे ओजोनोलिसिस? इसको पहले ठीक कर लो। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। अगर हम इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें ऐसे, ओजोनोलिसिस के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक होती है, डबल बॉन्ड ओ इसको मिलेगा, डबल बॉन्ड ओ इसको मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर ये हमको प्रोडक्ट मिल गया होगा। ये रहा इथाइल, ये रहा मिथाइल और ये रहा कीटोन। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा C। अगला क्वेश्चन है क्या होगा अगर हम NaOH प्लस इथानॉल के साथ इसको हीट अप कर दें। अब जिन्होंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रखा है उनको पता होगा ये एल्कोहलिक KOH जैसा फील आ रहा होगा। जहाँ भी एल्कोहलिक KOH कोई बेस होना चाहिए था, NaOH इन्होंने लिख दिया, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक कर दें तो इस क्वेश्चन को, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और फिर है Cl। यहाँ पे ऐसा होगा CH Cl Cl। तो रूल क्या कहता था? एक से तो लेते थे Cl और साइड से कहीं से भी एक ले लो H, एक से गया Cl एक से गया H और यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड। तो हमारा जो A बना होगा वो बना होगा डबल बॉन्ड C, ब्यूट 1 इन। इसके बाद कह रहा है कि हम A के अंदर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा ये लगे। इसके अंदर वो कह रहा है कि अब H2 डाल दीजिए। H2 किस में टूटता था? H प्लस OH माइनस। क्या करो? डबल बॉन्ड तोड़ दो, बीच में रखो प्लस, कोने पे रखो माइनस। एक को मिलेगा OH और एक को मिलेगा H। तो B हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अब B2H6 क्या करता है हमारे पास? B2H6 करता था वैसे तो हाइड्रोबोरेशन। इन्होंने कहा है कि A के साथ ये रिएक्शन दोबारा करो, तो फिर से कोई बात नहीं, A को बुला लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। A हमारे पास क्या था? A हमारे पास था ब्यूट 1 इन, ये रहा। हाइड्रोबोरेशन क्या करती थी? हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिको से पानी का एडिशन करती थी। एंटी मार्कोनिको मतलब, एंटी मार्कोनी मतलब नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव का अटैक कर दो, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। अब देखो इसने क्या पूछा है? C ऑप्शन है इसके अंदर, इन्होंने भरा है B और C बोथ आर ब्यूटेनॉल। B ऑप्शन ब्यूटेनॉल ब्यूटेन C, ये रहा देखो, ये तो ब्यूटानॉल है। ये रहा C जो बना है ब्यूटानॉल है और इसके अंदर B जो है वो ब्यूटेन 2 ऑल है। यही था, देखो यहीं पे लगा था ना OH, तो ये ब्यूटेन 2 ऑल है। द काउंटर आयन, काउंटर आयन का मतलब इस एनायन को बोलते हैं जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं। तो काउंटर आयन तो क्लोरीन है, देखो इसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, ये रहा क्लोराइड। एनायन को बोलते हैं काउंटर आयन। अब इन्होंने बोला A, B एंड C आर अमाइंस हैविंग इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट A एंड B ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फो, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव वाइट PPT। अब अगर थोड़ा बहुत याद हो तो थोड़ा सा दिला देता हूँ। वैसे 1 डिग्री रिएक्शन शो करते हैं, यस। 2 डिग्री भी रिएक्शन शो करते हैं, यस। 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन ही शो नहीं करते थे, छोड़ दो इसको। तो 1 डिग्री फर्दर किसी भी अल्कली, अल्कली माने NaOH के अंदर सोल्यूबल होते थे, यस। और 2 डिग्री किसी भी अल्कली के अंदर सोल्यूबल नहीं होते थे। अब देखो क्या लिखा है,
ए एंड बी ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव वाइट पीपीटी, माने दोनों रिएक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी 1 और 2 डिग्री है। हाउएवर वाइट पीपीटी ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड बी रिमेन्स इनसोल्यूबल इन NaOH, मीन्स बी इनसोल्यूबल है, जो देखो इनसोल्यूबल था वो क्या होता था, वो 2 डिग्री। अब ए और बी दोनों ने रिएक्शन दिखाई, लेकिन बी अनसोल्यूबल है, तो बी तो हो गया होगा 2 डिग्री, ए हो गया होगा 1 डिग्री, और सी ने रिएक्शन दिखाई ही नहीं, तो सी होगा 3 डिग्री। इन्होंने पूछा द वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी सी कैन बी सीन एज। अब हमको पता है सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, तो ए बी सी देख लो, ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने पूछा है, ये देखो, ये तुमको W2 दे रखा है, ये W1 दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखी है, पूछा है द रेशो ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो वो तो आसान है, देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, W2/M2 डिवाइड बाय W1। गिवन वेट कितना है 70, मोलर मास कितना है हमको पता नहीं x, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 700। इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते थे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, काट दो। अब ये कैसा आएगा 70/x इंटू 7 और बाय का बाय ये सबसे ऊपर 10। 7 को 10 से काट दो, 10 इंटू 10 100, तो 100/x ये आ गई मोलैरिटी। अब इसको पूरा सॉल्व करने की हमको नीड नहीं है। मोलैरिटी क्या होती है, W2/M2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। गिवन वेट ऑफ सोल्यूट फिर से वही 70, मोलर मास मुझे पता नहीं, x मान लो, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, मास अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ मास बाय डेंसिटी। 70 से कोई मतलब नहीं, x से कोई मतलब नहीं, मास किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की। तो मास तो कितना दे रखा है मुझे, ये तो देखो सॉल्वेंट है और ये देखो सोल्यूट है, तो टोटल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। 770 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी तो आई गेस 1.5 दे रखी है, 1.5 सबसे ऊपर, 70 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 770x, 70 से काट दो, बल्कि 7 के टेबल में कट रहा कट दो, तो सोल्व करके आएगा 1.5 डिवाइड बाय 11x। ये हो गई मोलैरिटी की वैल्यू। अब क्या करो, उन्होंने कहा था क्या, मोलैलिटी बाय मोलैरिटी का सोल्व करके दे दो। मोलैलिटी तो आई थी हमारी 100/x और मोलैरिटी हमारी आई है 1.5 डिवाइडेड बाय 11x। x से x काट दो और अब भाई इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो 0.77 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लो थोड़ा सफाई कर दें इसकी। अब कह रहा देखो OH यहाँ से बाहर गया, Cl अंदर, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन SN1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ये तो जिस साइड से OH गया उसी साइड से Cl आ गया, तो ये रिटेंशन हुई, तो रिटेंशन होती है SN1 में, तो A तो लिंक करेगा जी 4 के साथ। अब देखो A1 के साथ लिंक कर दिया, गलत जवाब। A4 से लिंक कर दिया, ये सही हो सकता है। A1 से लिंक कर दिया, गलत जवाब। A4 से लिंक कर दिया, ये सही हो सकता है। तो अब दो तो आंसर गलत ही हो गए। ये देखो इसमें देखो Br फ्रंट से गया है लेकिन OH बैक से आया, ये SN2 होती थी इन्वर्जन, तो B लिंक करेगा थर्ड से। देखो B किससे लिंक है, देखो इसके अंदर ये रहा, B सेकंड से लिंक गलत, B थर्ड से लिंक सही, तो इसका आंसर 6th का डी ही आना चाहिए। 7th का चलो, ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल इसको बोलते हैं OH। अच्छा बेंजीन थोड़ा साफ बना दूं क्या इसको, ये गलत हो गया भाई। OH और यहाँ पे CH3। पूछा है द OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन दैट इज का, इस कार्बन की देखो कितनी बॉन्ड है, कार्बन की बॉन्ड हो गई 1 2 3, और क्या हम सर पाई बॉन्ड देख सकते हैं ना, पाई बॉन्ड हम
बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। तो कितनी बॉन्ड हुई सिग्मा, 1 2 और 1 3। तो 3 बॉन्ड का आंसर होता था sp2। sp2 ढूंढ लो, ये रहा बी आंसर। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवियो रोटेटरी इन नेचर। तो बीटा कहाँ पे लिखा है इसके अंदर, सी ऑप्शन भरा होगा, बीटा फ्रक्टोस। ये रहा बीटा डी फ्रक्टोस, ये लेवियो है। अब सवाल ये आएगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा ये लेवियो है कि डेक्स्ट्रो है। देखिए क्वेश्चन देख के तो यहाँ पे कोई हिंट नहीं होता कि ये लेवियो है कि डेक्स्ट्रो। ये हमने प्रॉपर्टीज में इसकी पढ़ा होता है, ये लेवियो रोटेटरी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है द इनर ट्रांजिशन मेटल, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों के दोनों इसमें काउंट होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, इसका मतलब था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3OH कैन बी कैलकुलेटेड बाय, किस ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं। तो चलो पहले इसको देखते हैं, ये किस में टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, KCl किस में टूटेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, तीसरा टूटेगा ये CH3CO माइनस प्लस K प्लस। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको मान लो 2 और इसको मान ले 3, तो 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 ऐड होते क्या बन जाएगा, देखो CH3CO और H, और थर्ड हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Cl से Cl कटेगा और K से K कट जाएगा। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। अब देखो क्या लिखा है, इधर 1, ये 1 तो सही है। सेकंड देखो, अब इसके अंदर से ये देखो सिर्फ और सिर्फ K का चेंज है भाई, ये भी हम कर सकते हैं, Na प्लस CO माइनस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस Na प्लस। अच्छा अब देखो, अब इसके अंदर CH3CO तो है, हमको क्या चाहिए भाई, H और CH3 दोनों चाहिए ना, इसके पास H नहीं है, तो इसको B को तो यूज नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सही है, देखो इसमें तो H है, H यहाँ रहा, CH3CO माइनस ये रहा, तो A और C बोथ इज करेक्ट, तो आंसर C आना चाहिए। डी क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए येलो पीपीटी और ऑरेंज विद 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट जो देता है वो देती है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, इसको एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और इसको कीटोन भी दे सकती है, बट और कोई नहीं दे पाएगा। तो देखो ये रहा एल्डिहाइड सही है, कीटोन सही है, ओइक एसिड गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही होगा, ये ऑप्शन। आगे पूछा है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री और बेंजाइलिक मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा, तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए, देखते हैं। ये तो बेंजाइलिक, ये रहा बेंजाइलिक पे, यहाँ पे Cl वगैरह कुछ होना चाहिए था, ये तो नहीं है, छोड़ दो ये तो। इसमें देखो बेंजाइलिक, इसमें भी नहीं है बेंजाइलिक, तो इसमें बेंजाइलिक नहीं है, बट इसके अंदर ये रहा प्राइमरी, तो ये प्राइमरी तो मान लेंगे इसको, ये तो है ही नहीं। देखो इसके अंदर ये सेकेंडरी है, 1 और 1 2, ये तो सेकेंडरी है, इसको छोड़ दो, ये सही है, बेंजीन से जुड़ी कार्बन, इसको ही बोलते हैं बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक और प्राइमरी बोथ है, फोर्थ एंड सेकंड आंसर, फोर्थ एंड सेकंड आंसर होगा बी में। 13 सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं, फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। अच्छा ये बात, इसको देखते हैं कैसे ठीक कह रही है। कह रहा है सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन, ऐसा कह रहा है जब ये HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है CCC, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N2Cl। अच्छा एक C एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दो, पर ये बात रॉन्ग है, क्यों
क्योंकि ये तो सेकेंडरी है, 2 डिग्री थोड़ा स्टेबल होता है, जो प्राइमरी होती है वो अनस्टेबल होती है, तो इसकी तो असर्शन रॉन्ग है। तो असर्शन फॉल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर में, हमको रीज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है केयर शुड ऑलवेज बी टेकन टू इंश्योर दैट सॉल्यूशन दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ द सेम। हाँ ये ठीक है भाई, हमारे ब्लड के अंदर इसने क्या लिखा, केयर शुड ऑलवेज बी टेकन टू इंश्योर दैट सॉल्यूशन दैट फ्लो, माने जिस भी चीज़ का हमको इंजेक्शन लगाएंगे उसका और हमारे ब्लड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, अदरवाइज या तो हमारा ब्लड श्रिंक हो जाएगा या तो स्वेल हो जाएगा। असर्शन तो बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या लिखा है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये बात भी सही है, यही जो लोग हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, सोल्यूट तो यही है ना बॉडी के अंदर मेजोरिटी में। तो असर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट है, क्योंकि अगर बाहर कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो गई तो या तो ब्लड श्रिंक हो जाएगा या तो ब्लड स्वेल हो जाएगा, तो ये तो सही है अब दोनों बात। 15th, स्टार्च फॉर्म्स कोलोडियल सोल्यूशन विद वाटर। ठीक है, हाँ कोलोडियल का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें ऐसे धुंधला धुंधला हो जाए और वो नीचे ना बैठे सोल्यूट। ठीक है, मैदे को अगर डालोगे, स्टार्च को अगर डालोगे पानी में तो धुंधला धुंधला सा हो जाता है। स्टार्च कंटेन 80% ऑफ अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, और 15% जो होती है वो होती है अमाइलोज, और ये तो वाटर सोल्यूबल होती है, जो वो ऐसे मैंने तुमको बताया ना धुंधला धुंधला सा रह जाता है, वो अमाइलोपेक्टिन ही है, क्योंकि वो घुलता ही नहीं, वो पानी में तैरते रहता है। इस तैरते हुए पार्टिकल को भी बोलते हैं कोलोइडल पार्टिकल। तो ठीक है, इसका असर्शन भी ठीक लग रही है बात तो, और यही उसके धुंधलेपन का कारण भी है। तो बोथ आर करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, ए आंसर आएगा। अब 16वें क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड। ठीक है, सेकेंडरी वो होते हैं जिनको चार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टर को तो चार्ज कर सकते हैं, तो ये तो बात ठीक है, असर्शन तो पूरी सही है। रीज़न को देखते हैं। अब प्राइमरी सेल कैन, देखो ऊपर बात चल रही है सेकेंडरी की, नीचे चल रही है प्राइमरी की, तो इसका तो कुछ लेने देना नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी अगर ये इसकी होगी तो। अ प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द, नहीं प्राइमरी सेल को तो चार्ज ही नहीं कर सकते, तो रीज़न तो गलत है, असर्शन ठीक है, सी आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन लिखा है इसने 50 ml ऑफ फिनोल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन आर मिक्सड, प्रिडिक्ट वेदर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल। अच्छा, इसने लिखा है फिनोल और लिखा है एनिलीन, बहुत बढ़िया सवाल है ये, इन्होंने ये अरिहंत को ही चेंज करके दे दिया। देखो फिनोल कुछ ऐसा दिखेगा, फिनोल याद रखना अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आता, फिनोल को अलग से ट्रीट करते हैं ये लोग। और ये रहा इधर एनिलीन, एनिलीन ऐसा आएगा NH2 भाई, H के ऊपर तो डेल्टा प्लस, O के ऊपर डेल्टा माइनस, इधर H के ऊपर डेल्टा प्लस, तो इनके बीच में तो थोड़ा सा इसको बढ़िया बनाते हैं, डेल्टा प्लस, इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, इनके मॉलिक्यूल तो पास पास आएंगे, और अगर दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनकी डेल्टा वी नेगेटिव आती है, ये नेगेटिव डेविएशन में ही आएंगे। मॉलिक्यूल पास पास अगर आ गए, मान लो मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर होते तो वॉल्यूम बढ़ जाती, और अगर उन्हीं मॉलिक्यूल को तुम पास पास कर दोगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। तो ये 50 है, ये 50 है, मिल के 100 नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि पार्टिकल पास पास आ गए होंगे, तो ये नेगेटिव डेविएशन है, 100 ml नहीं बनेगा। पूछा है 100 ml बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा जी, 100 ml तो 100 से कम बनेगा। रितेश सजेस्टेड एडिंग सोल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। ठीक है, अगर आइस के अंदर नमक डाल देंगे तो वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा घट जाना चाहिए, सही बात है। ही सैड दिस वुड कीप द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स कोल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये पूछ रहा है कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल कोल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, हाउ विल रितेश जस्टिफाई। सही बात है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब आइस जीरो पे नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा डाउन चली जाएगी, -110 समथिंग, 110 नहीं, -10 -20, वो डिपेंड करेगा कितना तुमने नमक डाला हुआ। सही बात है, कोई पूछे तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही लिखो, दिस इज ड्यू टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, माने फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास एक बर्तन के अंदर एक तरफ है BaCl2 और एक तरफ है Na2
SO4, बीच में लगी हुई SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, माने एक ये प्रकार से तुम्हारी फिल्टर टाइप है, बट इसके अंदर से सोल्यूट पास नहीं कर सकता, ओनली सॉल्वेंट कर सकता है। SPM है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाई चांस अगर दोनों एक दूसरे के आर पार जा पाते तो क्या होता सर? तो होता भाई Na2SO4 प्लस BaCl2, तो Ba जाता SO4 के साथ और Na जाता Cl के साथ। NaCl को खा के बनाता है NaCl BaSO4, ये होता है वाइट कलर का पीपीटी होता है। तो उसने पूछा है विल देयर बी अपीयरेंस ऑफ ए वाइट पीपीटी, तो आंसर लिख दीजिए भर भर के नो, बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखिए नो। क्यों? क्योंकि सोल्यूट आर पार जा ही नहीं सकता। पानी पानी जा सकता है, सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ना तो बेरियम, ना तो क्लोरीन, ना तो सोडियम, ना तो सल्फेट, कोई भी पानी इस SPM के आर पार नहीं जा सकता। जब ये आर पार जा ही नहीं सकते तो मिलेंगे कैसे? ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पूछा है वाई डज वाटर स्टॉप्स बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडिड टू इट्स बॉइलिंग वाटर। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सीखो। मान लीजिए कोई पानी है ऐसे, तो पानी है तो फिर सर ब्लू कलर का बनाओ, लो ब्लू कलर का पानी पकड़ो, ठीक है। तो मान लीजिए अभी इसको बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करते करते कितने डिग्री, 100 डिग्री पे पानी के मोलिक्यूल बाहर जाना शुरू कर देंगे, 100 डिग्री पे, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। मान लीजिए पानी बॉईल हो रहा था, बॉईल तुमने अचानक से बीचों बीच बॉईल करते करते ही तुमने इसमें नमक डाल दिया। अब नमक क्या करेगा, नमक या शुगर, इसने सर शुगर बोली तो शुगर क्या करेगी? शुगर सर ऐसे रास्ता ब्लॉक कर लेगी, बड़े बड़े पार्टिकल तो होंगे ही, ऐसे रास्ता इसका ब्लॉक कर लेंगे। शुगर के आने से क्या होगा, एलिवेशन इन BP बढ़ जाएगा, मतलब अब पानी 100 डिग्री पे बॉईल नहीं करेगा। अब ना ये पानी है, अब तो ये क्या बन गया होगा, सॉल्यूशन। पानी तो 100 डिग्री बॉईल करता, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन चुका, अब ये 110 डिग्री 120 डिग्री, वो डिपेंड करेगा कितना सॉल्यूट हमने डाल दिया। मैं रफली मान लेता हूँ 110 डिग्री पे अब ये बॉईल करेगा। टेम्परेचर तो कितना है, 100 डिग्री, और अब ये बॉईल कितने पे होगा, 110 डिग्री पे। तो जब तक 110 डिग्री दोबारा नहीं आता भाई, ये दोबारा बॉईल नहीं होगा। देखिए इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुमको ये टॉपिक्स आते होंगे, तो यहाँ मैं टॉपिक्स नहीं पढ़ाने बैठूंगा। टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो फिर सारा दिन उसी में खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द ग्राफ फॉर द रिएक्शन। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब देखो ये कुछ अच्छा ये ग्राफ ने तो थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप है, ये 100 यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, और ये कितना होगा सर, ये सॉरी 110, और ये कितने पे होगा सर, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैं इसको लिख रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। पहला क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब होता है H2 माइनस H1, इसको दूसरे मार्कर से लिखना पड़ेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस N1, सॉरी H1। इस इनिशियल को बोलते हैं H1 रिएक्टेंट की हीट, और इस फाइनल को बोलते हैं H2 माने प्रोडक्ट की हीट। तो भाई 100 माइनस जब हम करेंगे 110, तो डेल्टा एच हमारे पास आएगा माइनस का 10 जूल। इस माइनस के 10 जूल का मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नॉट एंडोथर्मिक। फिर पूछा है उसने एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया होगा हमारा, तो हमको ये सिर्फ इतना यहाँ बैक जाने में, यहीं पे क्योंकि यहीं पे प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे जाने में कितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो 100 से 140 पहुँचना, 140 है तो लगेगी 40 डिग्री, तो लिख दो भाई 40 डिग्री नहीं 40 जूल। जूल में पूछेगा। पूछा हाउ विल कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे फास्ट करता है, कैटलिस्ट जाते ही ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, ऐसे ग्राफ चेंज करके, पाथ चेंज करके रुकेगा यहीं पे। तो पहले जो चीज़ ऐसे देखो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगती थी, अब उसके अंदर बहुत थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। अब रिएक्शन थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन फॉर विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स के लिए थोड़े से आसान लेवल के होंगे। इन्होंने पूछा डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख दीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिएक्टेंट नीडेड सो दैट दे कैन कन्वर्ट इनटू
प्रोडक्ट, या ऐसा लिख सकते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी सप्लाई, जो हम सप्लाई करते हैं। व्हाट विल हैपन टू एक्टिवेशन एनर्जी इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ। सो एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर के बदलने पे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन पूछा कैटलिस्ट से क्या होगा, कैटलिस्ट का रोल हम ऊपर बता चुके हैं, एंडो हो या एक्सो हो, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है। आगे थोड़ी सी कन्वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसके अंदर कन्वर्जन है। पूछा है नाइट्रोबेंजीन टू 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, ये भाई पैरा ब्रोमो है, ये तुमको परेशान करने के लिए दे रखी है 4। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई इसको पूछती है मेजोरिटी। हमको यहाँ से जाना है यहाँ पर NH2 और यहाँ पे ब्रोमीन। ये हमको पता है कि NH2 एक अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो कभी भी पैरा पे नहीं बुलाएगा, वो साथ में ऑर्थो पे भी बुलाएगा, तो ऑर्थो बैन करने के लिए कोई हैवी या बल्कि ग्रुप हमको लगाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी कन्वर्जन है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। NO2 के अंदर जब हम डाल देंगे H2 डाल दो, या तो यहाँ पे SnHCl डाल दो, या तो यहाँ पे FeHCl डाल दो, जो डालना डाल दो, बस रिडक्शन तुमको करनी है। रिडक्शन कैसे होती थी, रिडक्शन का मतलब था O को बाहर भेजो, H को अंदर लेके आओ, रिमूवल ऑफ O एंड एडिशन ऑफ NH2। अब क्या करो, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप कोई ठीक सा लगा दो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। NH2, अरे भाई NH H के लिए देखो क्या है, H हमेशा प्लस होता है, Cl को लेके निकल जाएगा, कट मारो, और ये C जो है अंदर जाएगा N के पास, भेज दें इसको। NH देखो C आया, डबल बॉन्ड O CH3, ये बल्कि ग्रुप लग चुका है। अब क्या करो, अब बुला लो ब्रोमीन को, ब्रोमीन होती है Br, सिंगल बॉन्ड C है Br, और यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा। नाइट्रोजन के पास ऑर्थो पैरा एक्टिवेशन इफेक्ट होता है, तो H आएगा एक Br को लेके बाहर, और Br आएगा यहाँ पर अंदर। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे लग गया Br। अब हमको ये पूरा ग्रुप हटाना है, तो कैसे हटाऊं, कोई एसिड वैसिड बुला लो, H प्लस Cl माइनस टाइप, ये बॉन्ड टूटेगी, N माइनस C प्लस C, तो वापिस Cl को लेके चला जाएगा, या यहाँ पे कोई H2 भी डालते हो डाल लो, वो उसको लेके चल जाएगा, H जाएगा हमारे पास अंदर नाइट्रोजन के पास, NH2, और ये आ गया ब्रोमीन। ये हमने कर दी पहली कन्वर्जन। दूसरी है क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरोफिनाइल मीथेन देखते हैं कैसी होगी। ये रहा क्लोरोफिनाइल मीथेन, यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा क्लोरोफिनाइल मीथेन। कन्वर्ट किस में करने, 2 फिनाइल इथेनामाइन कर देते हैं इसको, ये ऐसे बनेगा 2 फिनाइल इथेन अमाइन, हमको ये बनाना है। चलो इसको बना देंगे, थोड़ी सी बड़ी तो कन्वर्जन होगी पर जल्दी कर देंगे। जब भी कार्बन बढ़ती हैं तो हमेशा KCN का या ग्रीनार्ड रीजेंट का साथ लो। देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर एक और एक, 2 कार्बन, तो KCN को बुला लिया जाए। KCN क्या करेगा, K जाएगा Cl को लेके बाहर, और CN जाएगा अंदर, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा सर बनेगा C सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N। अब तुमको यहाँ पे चाहिए H2, तो क्या करो, रिडक्शन कर दो, सीधे सीधे बहुत सारा H2 डाल दो, बॉन्ड तोड़ेंगे, कुछ H इसको कुछ H इसको, सीधे सीधे तुम्हारे पास अमाइन बन जाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते, बहुत डिटेल में रिएक्शन बच्चे मेरे हिसाब से पढ़ के आए हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए अब हमको फॉर्मूला बनाना है। इसने लिखा है डाई एक्वा सिल्वर, तो ब्रैकेट लगाओ बहुत बड़ी बड़ी, डाई एक्वा माने 2 बार पानी है, सिल्वर, सिल्वर माने Ag,
और क्या लिखा है, डाई क्लोराइडो अर्जेंटेट। ओहो, इसके अंदर तो दो दो ब्रैकेट हैं, तो चलो दूसरी ब्रैकेट भी इसकी लगा ली जाए। दो ब्रैकेट हैं इसके अंदर, तो ऐसे बनेगा भाई, ये डबल ब्रैकेट क्वेश्चन है। डाई एक्वा माने दो बार तो होंगे पानी, सिल्वर यहाँ पे लगाओ Ag, और यहाँ पे क्या लिखा, डाई क्लोराइडो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट भी सिल्वर को ही बोलते हैं जब ब्रैकेट एनाइनिक हो जाती है। डाई क्लोराइडो माइनस Cl यहाँ पर होंगे दो। ऑक्सीडेशन नंबर इनका डायरेक्ट मैच हो जाएगा, कुछ इसमें प्लस माइनस करने की नीड नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है डाई हाइड्रो ऑक्साइडो। ठीक है, ऑक्साइडो होती है OH, दो बार है तो दो बार लिख दो। इसी मार्क को थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, ट्राईफिनाइल फोस्फीन, इसको बोलते हैं PPH3। PPH3 इसके नाम में ही है 3 यहाँ पे। ठीक है, कितनी बार आई है ये? 20 माने दो बार है। ठीक है, लिख देंगे इसको दो बार। और पूछा है निक्कल माने Ni, और इसके सिर पे चार्ज है 2। बस ये अपने आप बैलेंस कर लेगा 2 को, सिर पे कोई प्लस माइनस लगाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पीछे कोई आयन वायन नहीं लिखा है। अगर सिर पे चार्ज होता तो आयन वायन आता, अब ये खुद अपने आप को बैलेंस करेगा, हमको बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, अब इसने ये हमको मैकेनिज्म क्यों दे रखा है? क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन ये रहा, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन इज गिवन बिलो, रिसेंटली द एरर इन। अच्छा, इसके अंदर अपने को कोई ना कोई एरर चूज करना है, देखते हैं क्या एरर है भाई। हर स्टेप में एंड री राइट द करेक्टेड स्टेप। अच्छा, हर स्टेप में कुछ ना कुछ आंसर हो सकता है, सॉरी एरर हो सकता है, वो एरर अपने को ठीक करना है। सो पहला एरर है ये H इधर अटैक करने नहीं आता है, गलत है, हमको अटैक करने जाना है, तो एरो एक तो ठीक कर लो। दूसरे स्टेप में कोई एरर नहीं है, ये सही है भाई। O के सिर पे लोन पेयर है, O न्यूक्लियोफाइल है, वही अटैक, दूसरा ओके, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में देखो ये एरर है भाई, O के सिर पे तो पहले ही प्लस है, O लूज क्यों करेगा? O तो बल्कि H के इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस एरो को साइन चेंज कर देना। ये अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी पहले से दी, ऑफ MgCl2, यहाँ पे आई लगेगा वेंटो फैक्टर, क्योंकि कैटायन एनायन है, मेटल नॉन मेटल है, ये वेंटो फैक्टर क्वेश्चन है। एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ द, ये क्या लिखा है, 70 मोल%। ठीक है, ये यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू दी होगी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये हमको P0A की वैल्यू दे रखी है भाई। ये रोल्ट लॉ का क्वेश्चन है। रोल्ट लॉ का क्वेश्चन कैसे करें फिर इसको देखो, P0A, मैं सिर्फ वैल्यू पुट करनी सिखाऊंगा, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। कैलकुलेशन तुम्हारे लिए, P0A इज इक्वल टू W2/M2 डिवाइड बाई W2/M2 प्लस W1/M1। चलो, पहला तो दे रखा होगा P0A, यहाँ पे मेंशन है 23.8, तो भाई P0A की वैल्यू है 23.8, इसको नहीं छेड़ेंगे। उसने पूछा क्या वैसे मेरे से, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PS तो अपने को पता नहीं है, PS को PS रखो, डिवाइड बाय फिर से P0A 23.8। देखो P0A दे रखा था, W2 गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे पूरा दे रखा 1 मोलल, माने W2/M2 पूरे की वैल्यू अपने को कितनी दे दी, 1। तो नीचे भी ये भी कितना होगा, 1, इसको भी +1 कर दो। और MgCl2 का इसने गिवन वेट दिया ही नहीं है, तो MgCl2 का वेट कितना ले, जब ना बताएं तो क्या करो भाई, W1 को मान लिया करो 1 किलो सॉल्वेंट, 1000 डिवाइड बाय पानी का वेट कितना 18, कट मारोगे तो ये मेरे हिसाब से आएगा 55.5। अब यहाँ पे गलती और हो गई मेरे से, यहाँ पे इनटू में आई भी तो लिखो, वेंटो फैक्टर। आई की वैल्यू कैसे निकालते थे उसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू होती थी I-1 डिवाइडेड बाई N-1। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है भाई अपने को, 70%, माने 70/100 इज इक्वल टू I-1। N का मतलब होता था कितने व्यक्ति हैं, तो एक तो Mg और 2 Cl, तो टोटल हो गए 3, N की वैल्यू रख दो 3, तो यहाँ से भाई I निकालो और बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर जा कर के पुट कर देना, क्योंकि इनटू में I चल रहा होगा भाई। ये कैलकुलेशन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। निकल में क्या डाला हुआ, Cu2+,
अगर तो हमको नर्नेस्ट इक्वेशन दी होती वो एनोड और या सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, एनोड बीच में दो डंडे होते, साइड में कैथोड होती, फिर तो सही था। जब ऐसे रिएक्शन दे रखी हो तो फॉर्मूला ये होता था ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन, या इसकी जगह लिख सकते हो 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, वो भी सही होती, मर्जी है। लोग ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं भाई प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? निकल, यहाँ पे लिख दो Ni2+, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसको। और रिएक्टेंट में क्या है? Cu2+। सिर पे रखते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1 लिखने की नीड नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर सर दूसरे क्वेश्चन में क्या करते? दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। देखो यहाँ पर, अच्छा इनको क्यों नहीं ले रहे सर? सॉलिड है, आयंस को लेते हैं भाई, सॉलिड वॉलिड को नहीं लेते। देखो ये सॉलिड, इनको क्यों लेंगे? सॉलिड की कंसंट्रेशन होती ही नहीं, गाढ़ापन कैसे करते हैं? Fe छोड़ दो, Al छोड़ दो, सॉलिड है। देखो ये रहा एल्यूमिनियम, हमेशा हम मेटल देखते हैं, Al3+, क्योंकि मेटल की ही कंसंट्रेशन निकलती है। और इधर क्या आएगा? Fe+2। सर सिर पे कुछ रखें क्या? ना, कोफिशिएंट सेम है। अब तीसरे के अंदर क्या रखें? तीसरे में तो इधर होती है एनोड और इधर होती है कैथोड। इस क्वेश्चन के अंदर जब ऐसा सेल प्रेजेंटेशन दे रखी होती ना, फिर नहीं लगाया करो फॉर्मूला, फिर लगाया करो एनोड, बाय में आता है फिर कैथोड। अब सर एनोड कहाँ पे है, कैथोड कहाँ पे है? देखो ये रहा एनोड, ये रहा Mg2+, और बाय में आएगा कैथोड, ये रहा सर Ag+। बैलेंस करेंगे तो देखो इसके सिर पे 2+ है, इसके सिर पे 1+ है, तो Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो Ag के सिर पे 2 लगा दो सर। और n कितना रखें? n का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं। ये भी कहेगा 2, ये भी कहेगा 2 1 जा 2, तो n की वैल्यू 2। सर इनमें n कितना रखते भाई? जितना दोनों बोल रहे हैं 2। इसमें कितना रखते सर? इसमें देखो इसको बैलेंस करना पड़ता, कितने बोल रहे हैं। इसके अंदर 6 बोलते ही, क्योंकि Fe जाता। अच्छा इसमें मैंने बैलेंस भी नहीं करी, ठीक है इसको ठीक करते हैं। हमसे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी मिसप्रिंट नहीं, मिसरीड हो गया है। इसको बैलेंस करो। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं था, ये पहली बात तो। Fe के सिर पे +2 और Al सिर के सिर पे +3। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ताकि 2 3 6 हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो जो तुम यहाँ पे रखोगे ना n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कहेगा 3 2 6, ये कहेगा 2 3 6। अब ठीक है, n की वैल्यू 6 रखो, सिर पे क्या जाएगा? Al3+, Al3+ का ऑप्शन कितना था? 2, और सिर पे जाएगा Fe, इससे ऑप्शन कितना है? 3। अच्छा आगे क्वेश्चन में तो इन्होंने रीज़न नहीं पूछा है, पूछा है टोल्यूइन ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2। टोल्यूइन ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2, ये रहा टोल्यूइन। Cl2 से ट्रीटमेंट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो जब भी सनलाइट आती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने की कोशिश करती है। तो Cl+ क्या करेगा भाई? रेडिकल में टूटेंगे ना, तो रेडिकल देखो बस रेडिकल यहीं जचता है। क्यों? पाई सिग्मा रेडिकल। इसलिए जो भी तुमको डिस्प्लेस करना है वो तुमको यहीं पे करना पड़ेगा। पूछा है विद Cl2 इन सनलाइट गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। देखो H गया Cl के साथ, Cl जाएगा अंदर, भाई इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और कह रहा है कि अगर डार्क होता सर तो फिर क्या बनता? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। कह रहा है सर मान लीजिए डार्क है, लाइट है ही नहीं, सनलाइट नहीं है, तो क्या होगा? तो अगर ये डार्क है तो Cl फिर ये रूटेंगे प्लस माइनस इलेक्ट्रोफाइल में, अंदर से निकलता है H+, क्या करता? H+Cl- को लेके चला जाता और Cl+ यहाँ अटैक करे। सर ऑर्थो पे ही क्यों? क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे एक्टिवेट कर देगा रिंग को, एक बारी ऑर्थो पे एक बारी पैरा पे। तो पेपर में पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, लिखना बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब पूछा है फिंकलस्टीन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई NaCl सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। जैसे फिंकलस्टीन में तुमको करके दिखाता हूँ, RR नहीं, तुम CH3 लो,
जल्दी समझ में आएगा। CH3 Cl, Cl भी नहीं, चलो Cl ले लो, क्या बात हो गई। इधर डालेंगे NaI और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, Na जाएगा Cl के साथ, I अंदर, तो प्रोडक्ट में बन गया NaCl प्लस CH3I। तो फिंकलस्टीन में I बनता है। अब देखो, अगर नमक घुल जाए, मान लो यहाँ पे नमक क्या है, इनसोल्यूबल है, क्यों? क्योंकि एसीटोन नमक को पसंद नहीं करता। एसीटोन कैसा होता है, कोवलेंट, और ये कैसा होता था, आयनिक, तो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेंगे ये। अगर नमक घुल गया, प्लस माइनस में टूट गया, तो वो रिएक्शन से वापस प्लस माइनस तोड़ के रिएक्शन को बैकवर्ड करने की कोशिश करेगा। तो नमक को घुलना नहीं चाहिए। नमक को क्या करो, तुम साइड में डाल दो, इनसोल्यूबल कर दो। इनसोल्यूबल का मतलब होता है उसको बिल्कुल साइड प्रोडक्ट बना के रखो, उसको रिएक्शन में इन्वॉल्व मत होने दो। लेकिन अगर तुमने पानी डाल दिया तो भाई पानी तो इसको तोड़ देगा, और अगर पानी ने इसको तोड़ दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। क्योंकि अगर Na पे प्लस माइनस एक बार आ गया तो ये पक्का जा करके आई को खाएगा और NaI वापस रिएक्शन में चला जाएगा, और CH3 क्या दे देगा, Cl रिएक्शन हमारी बैकवर्ड हो जाएगी। इसलिए हम पानी से बचते हैं, पानी इसके अंदर नहीं डालना। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल एग्जिबिट सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड वाई? मैग्नीशियम और क्रोमियम, आयरन। चलो ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ अनपेड चाहिए। तो मैं मैग्नीशियम के अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन लास्ट में, याद है 10 तक तो नियॉन, फिर जाती थी 3s2, तो अनपेड तो इस पर है नहीं मैग्नीशियम पे। 1s2 2s2 2 पे 6 3s2, ठीक है, अनपेड इस पर 0 है, अनपेड हो गया 0। और देखो क्रोमियम, नहीं भाई क्रोमियम पे तो अनपेड कितने होते हैं, क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट सिमिलर, क्रोमियम पे कितने होते हैं, 4s1 3d5, इस पे तो अनपेड 6 हैं। और आयरन, आयरन की कन्फिग्रेशन होती है 18 तक तो आर्गन, 18 2 20 और 3d6, इसके पास अनपेड होते हैं 4। एंड मोलीबेडनम, मोलीबेडनम किसका होता है, क्रोमियम का ही भाई होता है, वो भी ऐसे ही है 5s1 3d6। अच्छा, तो क्रोमियम और मोलीबेडनम ये ठीक है, ये दोनों सेम फैमिली की, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ पहले तो मैं। अब ये टेबल भाई अपने को पता होनी चाहिए। देखो कर, मो, वाला, सागर, ये क्रोमियम की टेबल है। तो क्रोमियम की जो कन्फिग्रेशन होगी वही मोलिब्डेनम की होगी। इसमें क्या होता है, 18 तक तो आर्गन, 4s1 3d5। मोलिब्डेनम बस एक स्टेप नीचे है, तो भाई ये 4 से हो जाएगा 5, शेल तो बढ़ेंगे ना, और ये 3d से हो जाएगा ये तो हो जाएगा 5s1, और ये हो जाएगा 4d5। और आर्गन की गैस भी बदल जाएगी, आर्गन से वो क्या बन जाएगी, आर्गन के नीचे कौन सी गैस होती है भाई, आर्गन के नीचे क्रिप्टन होती है। तो देखो इसमें भी अनपेड 6 हैं, उसमें भी अनपेड 6 हैं, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो म्यू की वैल्यू सेम आएगी। म्यू माने मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्रोमियम और मोलिब्डेनम सही है। पूछा है फॉर्म्स वाइट साल्ट, जेडन, जेडन के पास अनपेड ही नहीं होते भाई। हर वो आदमी जो कलर्ड है उसके पास अनपेड होंगे, और जिंक के पास अनपेड नहीं होते, इसलिए जिंक आएगा वाइट सोल्ट में। और स्कैंडियम में सही है, स्कैंडियम के पास भी अनपेड नहीं होते। कई बच्चे कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये तो क्या बात कर दी आपने, स्कैंडियम क्यों नहीं कर सकता। स्कैंडियम तो सर ऐसा होता है 18 तक तो आर्गन और 4s2 और 3d1, सर इसके पास तो है अनपेड। अरे नहीं, उन्होंने कंपाउंड पूछा है ना भाई, साल्ट पूछे हैं। साल्ट मतलब ये रिएक्शन करने चला गया, रिएक्शन करने चला गया होगा तो इसके सिर पे +3 चार्ज आ गया होगा, तो +3 है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब इसके पास अनपेड है ही नहीं, तो स्कैंडियम और जिंक सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द pKa वैल्यू। ठीक है, pKa वैल्यू मीन्स इसका एसिडिक नेचर बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, किसी का भी अगर अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बन जाता है कार्बोजाइलिक, COH बन गया होगा, एक तो बंदा ये है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये है हेल्वोल हर्ट्ज रिएक्शन। ये क्या लिखा है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी एक H होगा, इसको H को थोड़ा साफ लिखो रेड पेन से, ये रहा H, ये रहा H,
Br2। Br2 कैसे होती? Br सिंगल बॉन्ड Br प्लस माइनस। अब इसके अंदर केस क्या बनेगा सर? यहाँ से H ले लूँ क्या? बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगर यहाँ से H चला गया Br के साथ तो Br यहीं आके बैठ जाएगा और OBr नहीं बनता। मेरा रूल याद रख लो, OBr कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव फैमिली आपस में नहीं जुड़ती। तो इससे मत लो सर, इससे ले लें क्या H? बिल्कुल यही H लेके जाओ। क्यों? क्योंकि सर अगर ये H प्लस हो गया तो C के सिर पे माइनस आएगा, पाई सिग्मा नेगेटिव, यही रेजोनेंस जचती भी है, इसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं भाई। यहाँ पे रेजोनेंस बहुत अच्छी है, तो इसी से लेना। तो H आएगा, Br को मार देगा और Br जो है इसी कार्बन पे लगेगी दूसरे नंबर पे। तो मैं इसको साफ करके अगर बना दूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। C C C O OH और यहाँ पे लगा हुआ सर एक ब्रोमीन ग्रुप। दो हो गए। तीसरा पूछा है रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है भाई, ये भी आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रहा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr प्लस किसका गया? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो Mg के ऊपर प्लस होगा, C के ऊपर माइनस होगा। जिन्होंने ट्रिक से पढ़ रखा है उसको याद होगा अब O माइनस C प्लस। C के लिए तो भाई C ही आएगी। और भेज देता हूँ पहले तो देखो, C डबल बॉन्ड O कुछ नहीं कर रही, मत छेड़ो। सिंगल बॉन्ड O, इस O को बाद में सोचेंगे। और इस C पे कौन लग गया? देखो C पे लग गया होगा सर C। तो C पे तो लगा दो C। कितने C हो गए भाई? 3, 1 2 3। और O के लिए सर क्या है? O के लिए आएगा MgBr। तो O पे जाओ MgBr। इसके बाद इसमें डलेगा पानी। पानी तुम खुद से डालना, वो तो कभी नहीं बताते। MgBr बन के उड़ जाएगा, O को मिलता है H। तो भाई O को दे दो H, O को दे दो यहाँ पे H। तो ये भी ठीक है, कार्बोक्सिलिक बन रहा है। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Cl2, ये भी ठीक है। प्रोपेनो ये ठीक है, बिल्कुल सेम Br2 और Cl2। तो मेरे पास अब 4 प्रोडक्ट बने हैं। मैं इसको थोड़ा साफ साफ करके लिख देता हूँ, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। ए तो था सीधा सीधा मिथेनोइक एसिड, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बी था CH3CH, यहाँ पे लगेगा Br और यहाँ पे लगेगा COOH। और दूसरे में था CH3CHClCOOH और डी। अच्छा सॉरी, ये तो डी था। ये रहा ए, ये रहा बी। क्योंकि हमारे पास एक अच्छा टूल है जो इसको ठीक कर सकता है, तो नीचे इसको यूज करो। सी के अंदर क्या होगा? अभी बनाया था सी, तो ठीक है। इसमें 2-3 डोनर हैं भाई, 1 2 3 ऐसा कुछ बनेगा। COH, इसको करेक्ट कर लेना, मेरे काम का भी नहीं है। सबसे अच्छा एसिड तो ये होगा नहीं, सबसे अच्छा एसिड नहीं होगा। अपने को ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कोई भी डोनर ग्रुप न लगा हो। डोनर ग्रुप नहीं होना चाहिए, गेनर ग्रुप होने चाहिए। हमसे गलती यहाँ पे हो भी रही, इसने बोलता इथेनॉल, तो इथेनोइक एसिड बनेगा ना भाई, CH3CH2COH। यहाँ पे CH3 है ये, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर H प्लस गया तो O के सिर पे माइनस, अगर H प्लस गया तो O के सिर पे माइनस, अगर H प्लस गया O के सिर पे माइनस, H प्लस गया तो O के सिर पे माइनस। देखो, यहाँ तो है हमारे पास क्लोरीन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खींच के बैलेंस कर देगी। यहाँ पे ब्रोमीन, वो भी खींच के बैलेंस कर देगी, लेकिन सबसे बढ़िया खींचेगी क्लोरीन। सबसे बढ़िया सुंदर एसिड हो गया C। फिर ब्रोमीन बैलेंस करेगी B, फिर बैलेंस करेगा A, क्योंकि इस पे डोनर ज़्यादा है। देखो 2-3 डोनर हैं। सो सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक। ये तो था ही नहीं भाई, Cl तो तुमने लगा दिया। Cl तो इसमें है। सबसे बढ़िया बैलेंस करेगा D, D के बाद आएगा B के बाद बैलेंस करेगा A। देखो इतने सारे डोनर आ गए, ये तो बिल्कुल गंदा है C। ये तो हो गई एसिडिक की। एसिडिक का बिल्कुल ठीक उल्टा होता है pKa। इस ऑर्डर को चेंज मार दोगे तो ये आ जाएगा pKa ऑर्डर। अब पूछा कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन अटेम्प्ट एनी 3। ठीक है, पहले आसान आसान से देख लें क्या। पहले तो लिखा है फिनोल टू बेंजीन, फिनोल टू बेंजीन, ये तो हमने सीखी थी। जेडन डस्ट डालो, जेडन क्या करेगा? ओ को लेके बाहर, एच यहीं छोड़ देगा, तो ये तो बन गया बेंजीन। ये तो बहुत सुंदर।
अब पूछा क्लोरो इथेन टू इथोक्सी इथेन, ठीक है, क्लोरो इथेन टू इथ ऑक्सी इथेन, चलो ये भी ठीक है। सबसे पहले जाके इसको कन्वर्ट कर लो भाई तुम लोग अल्कोहल में, इसके अंदर डाल दो KOH एक्वस, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए तो के खा लेगा Cl को, OH अंदर, CCOH, इस जैसे को एक और बुलाओ CCOH, तो भाई एक से OH एक से H, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, H तो चला गया सर, O कहाँ जाएगी, O जाएगी C के पास, जोड़ते तुमको ये मिलेगा, दो कन्वर्जन हो गई। अब पूछा एनिसोल टू 4 मिथोक्सीटोल्यूइन, पहले इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। एनिसोल बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। तो बोल रहा है 4 मिथोक्सीटोल्यूइन, टोल्यूइन तो ये हो गया CH3, और यहाँ पे लगा दो OCH3 को, ये तो बहुत सिंपल, क्या करो CH3Cl डाल दो, अब H निकलेगा, Cl को लेके जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 जरूर लगा देना, और CH3 अंदर, ये तो सिंपल है। अब पूछा है ब्यूटेन टू ओन इनटू 3 मिथाइल पेंटेन 3 ओल, पेंटेन 3 पे तो है ओल, 3 पे ही है मिथाइल। अच्छा देखो कार्बन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी कार्बन बढ़ती हो तो समझ लेना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई। इसमें थी 4 कार्बन, इसमें हो गई 5 कार्बन, तो एक कार्बन बढ़ गई तो CH3 MgBr डाल दो। जिन बच्चों को हमने ट्रिक सिखा रखी है वो याद रखना, Mg के ऊपर प्लस, C के ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड टूटेगी, O के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, एक स्टेप में कर लो, बार बार करने की नीड नहीं है भाई, पानी यहीं पे डाल लेना, H प्लस OH माइनस, MgBr जाएगी OH को लेके, और C पे जाएगा CH3, और O पे जाना चाहिए H, तो जाओगे तुम प्रोडक्ट यही बनेगा, देख लेना। आर द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर मैच्ड करेक्टली, देखते हैं। अच्छा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो हमने पढ़ी है, जिंक की थोड़ी बहुत ठीक हो जानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी स्टेबिलिटी तो होती है, बट इसकी कॉपर से ज़्यादा कैसे हो गई, कॉपर के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास तो मेटेलिक बॉन्ड है, तो जिंक की गलत है भाई, कॉपर ये गलत डाटा दे रखा है, क्यों, क्योंकि कॉपर से हाई नहीं हो सकती, जिंक भी स्टेबल है, बट पहले हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जिंक पे है ही नहीं, तो फिर एटोमाइजेशन इतनी हाई कैसे हो गई। पूछा H आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एसिड विल यू प्रेफर, सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी तुम पढ़ोगे यहाँ पे हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ोगे, HCl नहीं पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि HCl जो है अपने ही आपको ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन डिस्टर्ब कर देता है वो कभी नहीं लेना। इसके अंदर क्या करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर सर, ये रहा Mn, तो देखो H तो सारा आएगा, O को खा के निकल जाएगा, H और O खिल के H2 प्लस, Mn से याद करा रखा मेंटोस 2 माने 2, N और O से मिलके एक एसिड याद होगा HNO3 माइनस, बैलेंसिंग कर लो, छोटी सी आसान है, तो 2 Mn, तो यहाँ पे 2 Mn, H कितने होने चाहिए 6, तो यहाँ पे 3, तो वो 3 दूनी 6। अब बारी आएगी N की, इधर तो 5 है तो इधर भी भाई 5 लगाओ, देखो ऑलरेडी बैलेंस हो गई होगी ऑक्सीजन मेरे हिसाब से, तो 5 दिए 15 और 3 20, 4 दूनी 8 और 10 18, नहीं 5 दिए 15 और 3 20 कैसे होंगे, 5 दिए 15 और 3 18, ठीक है सब बैलेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ द आयन, सही बात है, स्लाइटली आयनाइज्ड सब्सटेंस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो थोड़े बहुत टूटेंगे, जैसे नमक है बहुत हाई टूट जाता है तो उसमें आयंस ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे बिकॉज दे डू नॉट कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली टूटे होंगे, हाईली आयनाइज्ड सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सोल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस तो टूट जाते हैं ना, डिसोसिएट हो जाते हैं, बिकॉज दे कम्प्लीटली आयनाइज इन सोल्यूशन, द आयंस कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सोल्यूशन दस क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द करंट ये क्या लिखा, इफ
सफिशेंट इनफ द विल लाइट वन और बोथ एलईडी ऑन कंडक्टिविटी, ठीक है। ये इसने दिखाया हो कि अगर कंडक्टिविटी अच्छी हुई तो ये ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा भाई, ठीक है। द मीटर हैज़ 9 वोल्ट बैटरी, 2 पैरेलल copper electrodes and 2 LEDs, 1 green and 1 red. The conductivity of solution can be tested by switching the meter on the dipping electrode in the solution. Substance that do not conduct an electric current are called, ठीक है, जिसमें से करंट नहीं पास करता उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयनाइज, वो टूटते ही नहीं, जैसे ग्लूकोस है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटता ही नहीं। ग्लूकोस है, सुक्रोस है, यूरिया है। दे डू नॉट कंटेन मूवेबल आयंस, हाँ ठीक है, उसमें कुछ प्लस माइनस, जैसे NaCl में होता है ना, Na+Cl- आयंस होते हैं, उसके अंदर आयंस होंगे ही नहीं। द एलईडीज ऑफ ए कंडक्टिव विल नॉट लीड बिकॉज देर आर नो आयंस, ठीक है, दैट है, चलो ये सही बात है। अब इसने क्या पूछा है स्केल 0, स्केल 1, स्केल 2, ठीक है, दे रखा है किसकी कंडक्टिविटी हिसाब से। इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl यूजिंग द कंडक्टिविटी मीटर? इसको तो नहीं वेरीफाई कर सकते होंगे क्योंकि दोनों के दोनों तो स्ट्रॉन्ग हो गए, तो फिर मैं कैसे वेरीफाई करता इसको? नहीं, ये भी अच्छा कंडक्टर, ये देखो ये भी कम्प्लीटली टूट जाता है, ये भी कम्प्लीटली टूट जाता है, तो दोनों के दोनों में जल जाएंगे वो तो। बल्ब जो है इसमें भी ग्लो करेगा, इसमें भी ग्लो करेगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग। ये गलत है, इसको नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द पॉसिबल pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इफ़ द ग्लो ऑफ ग्रीन LED इज़ मीडियम एंड LED ग्लोज वेरी ब्राइटली? चलो ठीक है, देखते हैं। तो वेरी ब्राइटली जिसमें करा है, ग्लो ऑफ ग्रीन LED इज़ मीडियम, इसके अंदर देखते हैं भाई क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है। What is the possible pH of the solution if the glow of green LED is medium and red LED grows brightly? देखो यहाँ पे इसका आंसर छिपा हुआ है। इसने कहा ग्रीन LED मीडियम, माने तब मीडियम ग्लो करेगी जब उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, और अगर किसी की कंडक्टिविटी बहुत हाई है तो भाई उसका pH बहुत कम होगा। हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, तो बहुत कम होगा। pH कम होने का मतलब है pH 1 किसका होता है, HCl का होता है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये ए आंसर मुझे सही लग रहा है। और क्या पूछा है, LED ग्रोज वेरी ब्राइट रेड। अब देखो रेड कब ब्राइट होगी, रेड ब्राइट तब होगी, या लिखो वेरी ब्राइट, जब कंडक्टिविटी कितनी हो, वेरी हाई, मतलब दोनों ही वेरी हाई है, दोनों की कंडक्टिविटी वेरी हाई रहा। 1 and 13, या तो pH बहुत हाई होना चाहिए या तो pH बहुत लो होना चाहिए। जो हाई pH है वो भी अच्छा कंडक्टर होता है, जो लो pH है वो भी अच्छा कंडक्टर होता है। तो ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसके अंदर ए बनना चाहिए। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस इफ द कंडक्टिविटी मीटर इज डिप्ड इन, अगर डिस्टिल वाटर में कर दे, डिस्टिल वाटर में ग्लो ही नहीं करता, उसके अंदर आयंस ही नहीं होते, उसमें कुछ नहीं होगा। रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रा द मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है कर देंगे। मोलार कंडक्टिविटी का तो ऐसा ग्राफ आता है, हमने देखा हुआ है, एक ऐसा आता है एक ऐसा आता है। जो वीक है ये इसको निकाल दो भाई ऊपर, जो वीक है ये वीक के लिए होता था और ये स्ट्रॉन्ग के लिए होता था। तो इसने क्या पूछा है, देखो लिखा है सॉल्यूशन ए रेड बहुत ब्राइट है, इसका मतलब ये सारा का सारा साल्ट टूट गया, तो जो ए है वो स्ट्रॉन्ग साल्ट है। ये देखो इसमें लाइटिंग चल रही, इसके अंदर आयंस नहीं होंगे, तो ये भाई ये वीक है, तो ये निचला बी होगा, ऊपर का ए होगा। ये इन्होंने विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए दिया है, सेम सेम सी बात लग रही है वैसे तो, ये सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिए, ये हमको नहीं पढ़नी। ये EDTA के बारे में फालतू की जानकारी दे रखी होगी, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट होता है, अपने को नहीं जानना, इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे भाई। वाई इज FED इरिस्टोबल, डायरेक्ट आंसर देखो, ये पूछा है ये EDTA का कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों है, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जो ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो Fe के सराउंडिंग में ये बिल्कुल ऐसे रिंग सा भर गया होगा, कोई भी बाहर से कैसे अटैक करेगा भाई, ये तो पूरी प्रोटेक्शन में है, कोई बाहर से अटैक करने आएगा अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस EDTA के स्ट्रक्चर ने इसको स्टेबिलिटी दे दी है। तो इसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट या चिलेटिंग लिगेंड बोल देना, बिकॉज इट फॉर्म्स ए सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर या आयरन। पूछा व्हाट हैपन्स व्हेन हार्ड वाटर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट Na2 EDTA। हार्ड वाटर को पूछ रहा है कि अगर EDTA के अंदर कर दे तो क्या होगा, ये हार्डनेस को एलिमिनेट कर देता है। कैसे कर देता है, देखो हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो। अब क्योंकि EDTA क्या करेगा, अब देखो ये हमारे सोप पे अटैक कर देते हैं, साबुन पे,
हम चाहते हैं कि मैग्नीशियम हमारी साबुन पे टैक ना करे, तो क्या करो, ईडीटीए ले आओ। ईडीटीए क्या करेगा, इसको ऐसे सर्कुलर सी रिंग बना के इसको पकड़ लेगा, इसके अराउंड भी एक सर्कुलर सी रिंग बना के इसको पकड़ लेगा। कोई भी इस पर टैक नहीं कर सकता, ना तो साबुन ना तो कोई, और बदले में ये भी नहीं कर सकते भाई। अब ये पैक हो गई है तो हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी साबुन हम झाग बनानी शुरू कर देगी, साबुन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूछा, यू आर ए डॉक्टर वर्किंग इन सोमालिया, यू विल रिकमेंडेड यू विल रिकमेंड आयरन, ये क्या लिखा है, 40 फील्ड फूड टू योर पेरेंट्स नहीं, सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंसेस फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, देखते हैं। विल यू रिकमेंड आयरन 40 फील्ड फूड, ठीक है, टू योर पेशेंट। सोमालिया में रहते हैं, देखते हैं हम उसको करते हैं कि नहीं। यहाँ आइए, इसकी थोड़ी सी जानकारी पढ़नी ही पड़ गई, मजबूरी कर दिया इसने। फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कुछ विटामिन वगैरह ऐड कर दो, एंड मिनरल्स टू कॉमनली कंज्यूम्ड प्रोसेसिंग देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, इट इज़ प्रूवन सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो बात मेन होगी उसकी हिंदी बता देंगे भाई, इसमें सारा बताने का नहीं है। एडिशन ऑफ 40 इज कॉल्ड विकल, ठीक है। इन अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज 40% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है सिक्कल सेल एनीमिया, मतलब खून की कमी, मतलब इनको आयरन की टैबलेट दे सकते हैं, देनी चाहिए इनको आयरन टैबलेट। एवरेज ह्यूमन नीड्स नियरली 10 mg ऑफ आयरन डेली। आयरन फोर्टिफिकेशन में बी यूजफुल इन द टाइटनिंग fighting iron deficiency in humans, reduced iron and several, ठीक है, as the past, however not all these suitable for the purpose in terms of iron observation. Recent studies have shown that beverages containing sugar 40 filled, हमने इसको पढ़ लिया है तो बस मेन बात बता देते हैं तो टाइम बचेगा। पूछा हुआ है कि अगर हम 40 फील्ड का मतलब है ऐड कर सकते हो क्या फूड में, किसको, आयरन को। बिल्कुल आयरन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सोमालिया में मोस्टली लोग, इसने ऊपर पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है कि उनको आयरन की कमी है, तो भाई इनको दे दो फूड में, फिर आयरन की कमी है तो क्या लिखा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। डेंसिटी का मतलब होता है कितनी बॉन्ड बनाएगा। Fe3 EDTA कॉम्प्लेक्स कितनी बॉन्ड बनाता है भाई, EDTA 6 बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है वो भी देख लो। इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब होता है इथाइलिन, इथ दो, डाई अमाइन मतलब इसके ऊपर 2 बार N है। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट का मतलब होता है COO माइनस, COO माइनस, तो नीचे भी 2 होंगे, COO माइनस और इधर भी COO माइनस, तो एक ये नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज है वो जा करके बॉन्ड बिल्कुल बना सकता है। तो भाई अगर काउंट करने हैं तो कर लो, 1 2 3 4, और एन के सिर पे लोन पेयर होता है 5, और इसके सिर पे लोन पेयर होता है 6, तो टोटल 6 बॉन्ड बन सकती हैं। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट इसी को बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर है EDTA का। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, बना दिया। कितनी बॉन्ड बना सकता है भाई, 6। ये सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से पढ़ लेंगे। आगे कराता हूँ। राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरोबेंजल, ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड, 2 क्लोरोबेंजल, क्लोरीन, ये होगा बेंजल एल्डिहाइड CHO, और यहाँ पे आए क्लोरीन का तो कोई काम नहीं है, याद है तो कैनिजारो में याद रखना, कैन से मैंने रट्टा मरवाया था, कैन ले लो शराब का और कुछ कुक कर लो, तो एक का बनेगा कुक और इसी का बनेगा शराब, अल्कोहल, कुक, COH। और क्लोरीन क्या करेगी सर, क्लोरीन कुछ नहीं करती, जहाँ पड़ी है पड़ी रहेगी, उसको कोई काम नहीं है, वो तुमको तंग करने के लिए दे रखी थी। आगे पूछा है, हाउ वुड यू द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप इफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, देखते हैं कैसे करेगा इसको। SO3H ग्रुप क्या करता है अमाइन को, मान लो यहाँ पे अमाइन लगा हुआ है, अमाइन के सिर पे लोन पे डोनेट करने हैं इसको, तो बेसिक बनना है। लेकिन अगर SO3H ग्रुप आ गया तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिया तो भाई इस NH2 को तो गरीब कर देगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन खराब ख़त्म कर देगा, तो फिर इसकी बेसिक करेक्टर मर जाएगी। अब ये अच्छा करेक्टर नहीं है। लिखा हुआ कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेन अमाइन, बना देते हैं इसको भी, इथेन अमाइन। एसिटिक एसिड CH3COH, ये होता है एसिटिक एसिड,
जाते ही पहले क्या करो, कोशिश करो इसको अल्कोहल बना लो। अल्कोहल कैसे बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं भाई रिडक्शन से, बहुत सारा H2 डाल दो, या NaBH4 या LiLH4, या डाल देते थे इसके अंदर Na C2H5OH, कुछ मर्जी डाल दो। तो H2 क्या करेगा, इसको थोड़ा मैं साफ करके बता देता हूँ। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। देखो भाई बहुत सारा H ले आओ, जितना लेके आ सकते ले आओ। H खा लेगा OH को, ये H जाएगा अंदर, तो इधर भी तोड़ी दो लगे हाथ। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C पॉजिटिव। एक H जाएगा C के पास, एक H जाएगा O के पास। कहने की बात ये है कि रिडक्शन करते ही ये बंदा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ का रिडक्शन करते हो तो वो अल्कोहल पे एंड होती है। अब डाल दो इसमें PCl5, SOCl2, PCl3, जो डालना डालो। इसको पहले क्लोरीन में कन्वर्ट कर लो। क्लोरीन में क्यों कर लो? क्योंकि सर हम इधर डाल देंगे NH3। NH3 क्या करेगा, H आएगा, Cl को लेके बाहर, और ये NH2 अंदर, और हमको यही कन्वर्ट करना था। आगे पूछा है, राइट दी स्टेप्स टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। कर देते हैं इसको भी। बेंजोइल इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें डाल दो H2, रोजनमंड रिडक्शन इसका नाम था। H आएगा Cl को लेके बाहर, H आएगा अंदर, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या अल्कोहल हो, अगर तुम इसमें डाल दोगे ना वो K2Cr2O7 या KMnO4, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड। आगे पूछा इसने, गिव केमिकल डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल एंड, देखो ये एल्डिहाइड है, टोलन टेस्ट देगा या फेलिंग टेस्ट देगा, ये प्रोपेनोन नहीं देगा। और क्वेश्चन देख लें, एक्सपेक्ट, अच्छा याद आया वो वोल्फ किश्नर करता था, वो ऑक्सीजन लेकर फरार। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन लेके वो फरार हो जाएगा, किसमें से, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। 1 2, तो इसका ये बहुत ज़्यादा है, कम करो इसको। 2 पे मिथाइल ब्यूटेनल भाई इसको बोलते हैं H। उसने क्या बोला, वोल्फ किश्नर, वो ऑक्सीजन लेके फरार, तो ऑक्सीजन लेके तो कोई बंदा फरार हो जाएगा, हटा दो। और क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है भाई, रिडक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, इसका मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ O एंड एडिशन ऑफ H। तो अपने घर से भाई H बना दो, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब पूछा, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो इसमें अपने को बार बार टाइम नहीं खराब करना, सीधा बोलना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम इथेनामाइन। देखो इथ से क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड, तो ये तो सेम ही है, कार्बन तो बढ़ घट नहीं रही है, तो बना दो इसको। ये रहा इथेनामाइन। इससे क्या बनाना है मेरे को, इससे बनाना मेरे को COH। तो इसमें पहले तो वो डाल लो, नानू हसले। नानू हसले क्या करेगा, नानू हसले इसको कन्वर्ट कर देगा N2Cl में, CCN2Cl। इसमें डाल दो पानी, H प्लस OH माइनस, N2 के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Cl को खा लेगा H, और N2 गैस बन के उड़ेगी, और ये OH अंदर, CCOH। ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते 10th क्लास के अंदर, KMnO4 डालो और भाई ये कन्वर्ट कर देगी। एनिलीन को कन्वर्ट कर दो बेंजोइक एसिड में, इसको भी कर देंगे। एनिलीन को क्या करो, पहले बुलाओ NH2, इसके अंदर डाल दो नानू हसले, NaNO2HCl। नानू हसले क्या करता था, इसको बना देगा N2Cl। इसके बाद हमने सीखी थी इसके अंदर, इसके बाद इसमें डाल दो वो डाल दो CH3CH2OH, याद है, या फिर डाल दो H3PO2, वो इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता था। बेंजीन में कन्वर्ट, ये तो फिनॉल कर दिया, बेंजीन में इसको वो कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन में डालने के बाद डाल दो भाई CH3Cl, अंदर से H निकलेगी, Cl खा के बाहर, CH3 गया, CH3 क्या करेगा, वही KMnO4 डालो, सीधा कार्बोजाइलिक कन्वर्ट, 10वीं क्लास में। ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, प्रोपेनल एंड, नहीं ये अलग है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड इथानल। ये थोड़ा सा मैसी हो गया, फिर इसको साफ करते हैं। प्रोपेनल
प्रोपेनॉल ऐसा होता है सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H2, और इथेनॉल ऐसा आएगा CH3 CHO। देखो ये रहा, बस सी डबल बॉन्डों के साइड में अगर CH3 है तो ये बंदा शो करेगा आइडोफोम टेस्ट, और येलो पीपीटी आएंगे, ये बंदा येलो पीपीटी नहीं देगा। आइडोफोम टेस्ट लिखते हैं भाई इसमें। तो अब रह गए कितने, 2 या 3 क्वेश्चन हो रहते हैं। चलो लगे हाथ इनको भी सोल्व कर देते हैं। आगे पूछा है राइट आइडेंटिफाई एंड गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर। देखो हेयर के अंदर फाइब्रस प्रोटीन होता है, और अंडे के अंदर वो ऐसा होता है ग्लोबुलर गुच्छा, ये कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। यही लिखना बस डिफरेंस, तो और क्या डिफरेंस लिखोगे। आगे पूछा बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप, देन वाई डज ओनली ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग रीजेंट एंड नॉट सुक्रोज। अच्छा, एक तो इस क्वेश्चन के अंदर ग्लूकोज का तो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ऐसा होता है ना उसका स्ट्रक्चर। लेकिन सुक्रोज का जो तुम स्ट्रक्चर पढ़े होंगे वो ऐसा पढ़े होंगे। भाई ये तो डाइसैकेराइड है, 2 ऐसे बंदे जुड़े होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर तो इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है, मतलब सी डबल बॉन्ड हो नहीं है। और इस क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे एक बात और मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ इसके अंदर, वो करनी चाहिए। भाई फाइब्रस प्रोटीन जो है, जो बालों के अंदर होता है, वो घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल है, पानी में नहीं घुलता। लेकिन ये सोल्यूबल होता है, अंडा पानी में घुल जाता है। वाई डू अमीनो एसिड बिहेव एज ए सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर प्लस भी होता है, इसके अंदर माइनस भी होता है, बोथ है इसके अंदर। क्यों, देखो ऐसे पढ़ा होगा ना CCCOH और यहाँ पे NH2। देखो इसके अंदर ये एसिडिक नेचर है, ये बेसिक नेचर है, तो ये दोनों है, एसिडिक पार्ट भी है बेसिक पार्ट भी है, तो सोल्ट जैसा बिहेव करता है। पूछा है व्हाट केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग कर्डिंग ऑफ मिल्क। भाई इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, कर्डिंग ऑफ मिल्क को। दूध से दही बनना कर्डिंग ऑफ मिल्क है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स माने 2 डिग्री 3 डिग्री, सिंपल में माने 1 डिग्री प्राइमरी में कन्वर्ट होता है। डॉक्टर एडवाइज्ड ए 50-year-old वुमेन इनफ एक्सपोजर टू सनलाइट एंड एडिशन ऑफ फिश एंड एग योक टू हर डाइट, व्हाट इज अ पॉसिबल डिसीज। देखो एग योक, पहली बात उसने उसको धूप में बैठने के लिए बोला लेडी को, तो इसलिए बोला है क्योंकि धूप के अंदर विटामिन डी होता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई होंगी, क्योंकि एक एज के बाद हड्डियां कमज़ोर हो भी जाती हैं। तो हड्डियां कम ठीक करने के लिए तो उन्होंने उसको विटामिन डी लेने की सलाह दी होगी। और दूसरा उसके अंदर इस बीमारी का नाम भी है ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ करके बोलते हैं इसको, स्पेलिंग मुझे उसकी अभी याद नहीं है क्या है। आइडेंटिफाई एंड गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन केन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, मिल्क के अंदर तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते थे लैक्टोस, और केन शुगर के अंदर होता है सुक्रोज। देखो इसके कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं दूध को लैक्टोस, और केन शुगर को बोलते हैं सुक्रोज। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोसिस एंड इज मोनोसेकेराइड विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी यूज टू। अच्छा, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए किसको यूज़ करते हैं भाई, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ब्रोमीन। याद करो Br2 एक्वस के अंदर हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, HNO3 तो सब जगह अटैक कर देता था, ये ब्रोमीन की रिएक्शन है भाई। अच्छा पूछा है अमीनो एसिड्स प्रिडिक्ट वेदर। देखो इसके अंदर भाई एसिडिक पार्ट तो है ज़्यादा, 1 2, और बेसिक पार्ट है कम। तो एसिड तो हो गए 2 और बेस हो गया 1, तो एक एसिड से एक बेस कट भी गया तो भी एसिड बचेगा, तो इसका pH लेस देन 7 आएगा, ग्रेटर देन 7 नहीं आ सकता। लिखा नेम द 2 मेजर मोलिकुलर शेप्स फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी की एक तो वो थी अल्फा हेलिक्स, और एक ये थी ऐसी थी बीटा प्लेटेड, 2 फॉर्म है। आशीष गम्स इज ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग की जो होती थी वो विटामिन सी स्कर्वी की वजह से हो गई होगी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होता है, सिट्रस फूड में होता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला टाइप, कोई भी एक दो इसके अंदर सिट्रस फूड बता सकते हैं। इसने बोला अटेम्प्ट इधर ए और बी। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो चलो इसके अंदर लगा देते दिमाग। पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। भाई अपने को एक्टिवेशन एनर्जी का एक ही फॉर्मूला आता है, वो ये कि लोग, इसको पहले थोड़ा छोटा कर दो, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 RT log
1/T1 माइनस 1/T2। देखो T1 298, T2 310, तो लॉग नहीं है, ये मेरे से गलती हुई फॉर्मूले में, यहाँ पे लॉग नहीं होता भाई, ये खाली 1/T1 T2 होता है। तो इसने कितना बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल। रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल का मतलब है कि K1 को तो मान लो सर x और K2 को मान लो सर 3x। देखो भाई x कट गया तो इधर तो सीधा सीधा आएगा log 3, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये सर मुझे पता ही नहीं है। 2.303 R की वैल्यू थी 8.314, और यहाँ पे गलती और मेरे से हो रही है, वो ये कि यहाँ पे T लिख दिया था, ये भी नहीं आएगा। 1/T1, T1 तो ये रहा 298, और माइनस 1/T2, ये रहा T2 318। भाई इसको सोल्व कर लेना, ये की वैल्यू आएगी, ये की वैल्यू जूल में आती है, चॉइस है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो कर लेना, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी है। आगे लिखा है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये K इज इक्वल टू माइनस स्लोप, ये भाई जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर होती तो इसके अंदर वो होता K/2.303 और लॉग होता, यहाँ पे कहीं पे लॉग मेंशन नहीं है ना, तो ये जीरो ऑर्डर है। आगे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया न्यूमेरिकल। ये वन, ये वन, ये वन। देखो इसके लिए तो मेरे को पेज चाहिए, पेज है भी ABC, ABC से कर लो, इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। देखो मेरे को सिर्फ इस रिएक्शन के कोफिशिएंट चाहिए थे, इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो। शुरू में कितना प्रेशर था P0 मुझे जानना नहीं है कितना था, थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट में तो 0 0 होगा, P0 में से थोड़ा प्रेशर चला गया होगा x ग्राम, 1 से बनता 1, x से बनेगा x, 1 से बनता 1, x से बनेगा x। अगर सबको जोड़ दूँ, ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है और ये प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ये इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होता है भाई, ये इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट की थोड़ी देर बाद कितना रह गया। लेकिन सर हमको तो x की वैल्यू नहीं पता, वो कैसे निकाल लें भाई। ये सब किसके बराबर होता है, PT के। x से x मार दो, और इस x की वैल्यू कैसे आएगी अब, P0 प्लस x इज इक्वल टू PT। तो इस P0 को उधर ले जाओ, PT माइनस P0 इज इक्वल टू x। सर वैल्यू आ गई x की, उठाओ और इस x को यहाँ पुट कर दो। K इज इक्वल टू, यहाँ पे T भी होता है, K इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे T लॉग P0 बाय P0। भाई इसको रखोगे ना, सोल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा 2P0 माइनस PT। मैंने डायरेक्ट याद ही किया, वो मेरा टाइम बार बार ख़राब होता है। देखो इनिशियल प्रेशर यहाँ लिखा, इफ़ द टोटल प्रेशर, माने ये रहा PT, तो सर PT की तो वैल्यू मिल गई, टिक्का करो। आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम अपने को 10 सेकेंड दे रखा है, एंड 300 टोर अपॉन द कंप्लीट कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ग्लास इज फाउंड टू बी 200 टोर आफ्टर। ठीक है, शुरू में टाइम था जब 0, तब प्रेशर था 200। देखो यहाँ हमारे से मिस्टेक हो गई है, हमने पूरा नहीं बात पढ़ा। शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब टाइम था 0, तब प्रेशर था ये, शुरू में तो रिएक्टेंट ही रहा होगा, तो ये P0 है। थोड़ी देर के बाद 10 सेकंड के बाद अब प्रेशर इतना, अब तो रिएक्टेंट भी आ गया होगा, प्रोडक्ट भी आ गया होगा। भाई ये जो कैसे लिखा है, ये है PT, तो PT की वैल्यू हो गई 300, टिक्का करो, P0 की वैल्यू 200, और इनिशियल में प्रेशर कम रहता है, बाद में ज़्यादा हो जाता है। तो P0 पता चल गया, PT पता चल गया, टाइम तो है अपने पास 10 ही सेकेंड है। इसको सोल्व कर लेंगे भाई। अब पूछा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फॉर ए बाई मोलिकुलर रिएक्शन, दो बंदों पर डिपेंड करती है। रेट इज इक्वल टू K, A के सिर पे 1, B के सिर पे 1, ऐसा लिख दो बस। बोल दिया ना, बाई मोलिकुलर दो बंदों पर डिपेंड करती है। और इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट। अच्छा चैप्टर था ये, बट मैं फिर भी 2024 को ज़्यादा अच्छी रेटिंग करूँगा। 2024 का सैम्पल पेपर इसकी तुलना में बहुत मुश्किल था, ये उतना बढ़िया नहीं है, ये तो एवरेज सा पेपर था।